हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास पॉलिटिकल का जो फर्स्ट बुक का छठा चैप्टर है न्यायपालिका वो लेके आया हूँ। देखो, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो डिलीट है, ठीक है, वो नहीं, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और ये छठा चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपने इससे पहले जो 4 चैप्टर मैंने करवा दिए, पहला और तीसरा, चौथा, पांचवा आपने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम न्यायपालिका की ओर। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे चैनल में आपको पता है, मैं लिखवा के सबसे समझाता भी हूँ आसान भाषा में, ठीक है। आप सारे जितने भी हैं सारे वीडियो देखो, नोट डाउन कर लो, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि अब जुलाई लग चुकी है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ढिलाई करोगे तो पछताओगे भाई। देखो, स्टार्ट करना है, देखो लीड लगा लो फटाफट, ठीक है ना। कॉपी पेन साथ साथ निकाल के रख लो, ताकि जो आसान भाषा में बोलूँ साथ साथ लिखते चलना, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये ड्रॉ कर लेना, चित्र मैंने चित्र के हिसाब से बता रखा है, साथ साथ समझ लेना, ठीक है दोस्तों। देखो, स्टार्ट करते हैं भाई। न्यायपालिका, इससे पहले मैंने आपको बताया था विधायिका और कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो काम करती है, नियमों कानून बनाती है, देश के लिए नियम कानून बनाती है ना। और कार्यपालिका जो नियमों कानूनों को लागू करती है। और उसके बाद न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है। समझ में आया दोस्तों? तो ये कितने हो गए? ये हो गए 3 हो गए सरकार के अंग, है ना। तो ये सरकार के 3 अंग हो गए। तो भाई अब देखो, न्यायपालिका किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 1 नंबर का देगा तो क्या लिखोगे भाई? न्यायपालिका ये क्या करती है? संविधान की सुरक्षा करती है। उसके बाद और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, लोगों को न्याय देने का काम करती है। समझ में आया दोस्तों? अब देखते हैं भैया जो हमारा मेन क्वेश्चन है। देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार देगा, कभी कभार 4 नंबर का भी देगा, 6 नंबर का भी देगा। देखो, क्वेश्चन हमारा भारत में, चैप्टर के नाम से स्टार्ट यही है कि भाई भारत में न्यायपालिका जो है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई, सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। तो विधायिका और कार्यपालिका जो है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मनमाना करने से रोकते हैं। लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, फ्री रखा गया, फ्रीडम दी गई है इसको पूरी तरीके से, ताकि ये बिना डर के, बिना भय के ये अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके और सबको बराबर का एक जैसा न्याय दे सके। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए इसको स्वतंत्र छोड़ा गया है। इस न्यायपालिका पर किसी का दबाव या प्रभाव नहीं है भाई। समझ में आया ना? अब देखो, भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भाई भारत में न्यायपालिका की संरचना बोले तो बनावट किस तरह से बनाई गई है, ठीक है, और प्रकार कितने हैं, किस प्रकार की गई है, ठीक। अब देखो, तो जो है ना भारत में न्यायपालिका, डेफिनेशन आप पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये चित्र बनाना है। देखो, भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है ना, बनावट, वो एक पिरामिड की तरह की गई है। कैसे की गई है? एक पिरामिड। ये मैंने पिरामिड बना दिया, आप नोट कर लेना, इमेज विद बनाओगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक पिरामिड की तरह की गई है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ये समझ में आया? सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या है? ये उच्च न्यायालय, ठीक है, और उसके बाद जिला अदालत थर्ड नंबर पे है। उसके बाद जिला अदालत, उसके बाद क्या? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ मतलब जिला के जो नीचे लेवल के अदालत होते हैं, जिला से जो नीचे होते हैं उसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, 4th नंबर पे। समझ में आया दोस्तों? यानी लोअर कोर्ट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, समझ में आया? एचसी मतलब हाई कोर्ट, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एलसी मतलब लोअर कोर्ट। क्लियर? कितना आसान है, ठीक है ना। तो क्या बताओगे इसका डेफिनेशन कि भैया भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड की तरह की गई है। कैसे? एक पिरामिड की तरह की गई है, जिसमें सबसे ऊपर टॉप पे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे
बोलो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है, और थर्ड नंबर पे जिला अदालत, और फोर्थ नंबर पे लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय। समझ में आया? कितना आसान है, हो जाएगा। अब देखो और क्या विशेषता और क्या लिखोगे आप। सर्वोच्च न्यायालय ये जो है, ये और विशेषता इसकी देखो। सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। दिल्ली नहीं लिखना है, एक नंबर का ये पूछता है। जहां जहां दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा मैं वहां आपको बताऊंगा 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है ना। आप मेरे चैनल देख रहे हो तो और चैनल में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, तो कहाँ है? नई दिल्ली में। दिल्ली लिखोगे नंबर काट लेगा, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। ये हो गया। सर्वोच्च न्यायालय को ना उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। और इसके फैसले नई दिल्ली में है ये, और ये 1 है। इसकी संख्या कितनी है? 1, ठीक है। और देखो, और इसके जो फैसले हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, सबको फैसले मानने पड़ते हैं। इसका फैसला दोस्तों अटल होता है, ठीक है। ये इसने जो बोल दिया वो बोल दिया, क्लियर है। और यहाँ पे बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय में आने वाले बड़े बड़े मुद्दों का ये निपटारा करती है। सारे मामले मुकदमे नहीं पहुँचते यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि भैया पूरे भारत का ये कोर्ट है, एक कोर्ट, ठीक है। इसकी संख्या 1 ही है जो नई दिल्ली में है। और इसका जो बड़ा काम है वो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा करना, ठीक है दोस्तों। बड़े बड़े जो आते हैं वो इसके अंडर में आते हैं। अब दूसरा HC यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट दोस्तों ये तो हर राज्यों में होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? हर राज्यों में एक एक कोर्ट होता है। लेकिन दो ऐसे राज्य है जिसका एक ही कोर्ट है, और एक राजधानी भी है, चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब। इसकी राजधानी क्या है? एक ही है ना, चंडीगढ़। तो इसका कोर्ट भी भैया एक ही है, चंडीगढ़ में, उच्च न्यायालय। समझ में आया? तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिसका एक ही कोर्ट है या एक ही राजधानी है, तो चंडीगढ़। समझ में आया ना। अब उच्च न्यायालय में आने वाले, राज्य स्तर पर आने वाले मुकदमों की सुनवाई करता है। अपने से नीचे जो मुकदमे आते हैं उसकी भी सुनवाई करता है, ठीक है ना। और ये भी करता है भाई, अपने से नीचे मुकदमे को किसी अपने पास मंगा लेगा कि भैया रहने दे, तेरे बस की नहीं है, अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है। जब लंबे समय से कोई केस चलता है ना इन कोर्टों में, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा के सुनवाई करता है। HC भी करता है। अच्छा, अब एक और है, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ना रिट जारी करते हैं, ये भी। समझ में आया? रिट। अब रिट क्या होते हैं? तो भैया रिट या प्रादेश बोलते हैं, 2nd चैप्टर में ही दिया, डिलीट है ये। रिट या प्रादेश ये होता है एक निर्देश। क्या होता है? ऑर्डर, आदेश। जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है ना, छीना जाता है, तो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, नॉक कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? और ये कोर्ट क्या करती है? राज्य सरकारों को आदेश या निर्देश देती है, ऑर्डर, उसी को बोलते हैं रिट, ठीक है। ये हो गया। जिला अदालत ये बता दिया हर राज्यों में होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत। तो जिला अदालत भैया इसके आने वाले, जिला अदालत में आने वाले कोर्टों की सुनवाई करता है, केसेस की सुनवाई करता है। समझ में आया? ठीक। और अपने से नीचे आने वाले मुकदमों की भी सुनवाई करता है, ये भी हो जाएगा। अब आगे है 4th नंबर पे LC कोर्ट। क्या है? LC यानी अधीनस्थ, लोअर कोर्ट, सबसे नीचे का कोर्ट है दोस्तों। तो इसके यहाँ भी आने वाले मुकदमों की सुनवाई करता है। मुकदमे देखो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। जो मुकदमे हैं, टाइप्स ऑफ मुकदमे के कितने प्रकार है? 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन देता है भाई अलग से। मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो भैया एक है दीवानी में दीवानी, है ना, और दूसरा फौजदारी, सजन के दीवानी। देखो मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? केसेस 2 प्रकार के होते हैं। जो केस होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी। अब इसमें ये भी लिख रहा है, ये भी बताना है इसको डिटेल कि भैया दीवानी, तो दीवानी क्या होता है? दीवानी में ना दोस्तों
आ जाते हैं तुम्हारे जो खून खराबे से संबंधित नहीं होता वो दीवानी में आता है, जैसे तलाक बिल, ठीक है, तलाक हो जाए किसी का, या अफेयर्स हो, ठीक है, या चोरी चकारी हो, ये सब जमीन जायदाद का लफड़ा हो, ये सब केसेस दीवानी में आते हैं, ठीक। और फौजदारी में तो भैया नाम से पता चल रहा फौजदारी, फौजदारी जिसमें खून खराबा होता है, तो फौजदारी में ऐसे केसेस आते हैं जिसमें खून खराबे से संबंधित केसेस जिसमें आते हैं, जैसे मर्डर, है ना, समझ में आया। तो इसकी सुनवाई करता है यह अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अब देखो और क्या है, अब और बताता हूँ गहराई में। देखो यहाँ पे जो मुकदमा आता है, ठीक है, जैसे राहुल, एक हो गया राहुल, एक हो गया धर्मेंद्र, ठीक है, राहुल और धर्मेंद्र। अब हुआ क्या, राहुल और धर्मेंद्र में जमीन को लेकर विवाद है, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया एलसी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। यहाँ पे फैसला आया राहुल के पक्ष में। किसके पक्ष में आया? राहुल के पक्ष में। अब धर्मेंद्र बोलेगा नहीं मैं तो नहीं मानता, ठीक है। अब ये बोलेगा मैं ऊपर वाले कोर्ट तक जाऊंगा, ऊपर तक घसीटूंगा, है ना, मेरी पहुंच बहुत है, मैं नहीं मानता इसके डिसीजन को। तो ये जाएगा यहाँ जिला अदालत में, जिला अदालत में जाएगा। यहाँ भी धर्मेंद्र को निकाल दिया, ठीक है, यहाँ भी फैसला राहुल के पक्ष में आया, ठीक है। अब ये बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता इसको, मैं जाऊँगा ऊपर अदालत, ऊपर तक जाऊँगा, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि अगर इससे खुश नहीं होता तो इसके पास जाएगा, इससे खुश नहीं होता तो इसके पास, और इससे खुश नहीं होता तो इसके पास। लेकिन हाँ लास्ट ये लास्ट है, इसने जो बोल दिया भैया वही मानना पड़ेगा। अगर राहुल के पक्ष में है तो भैया उसके पक्ष में उसी का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। समझ में आया? ये चीज़ कहता है, क्योंकि इसका फैसला एक ही होता है, अटल होता है। लेकिन हाँ अगर आप हाई कोर्ट में आते हैं या जिला अदालत में आते हैं तो आप आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप फैसले से खुश नहीं है, मुकदमे से खुश नहीं है, तो आप लास्ट सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। समझ में आया? इसने जो बोल दिया वो आपको मानना पड़ेगा, सबको मानने पड़ते हैं। आपको क्या, सबको मानने पड़ते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो ये बताना है। कितना आसान है, नोट डाउन कर लो आसान भाषा में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन है कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। मतलब संविधान में ऐसे कौन कौन से चीज़ जोड़ी गई है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। ठीक है, और स्वतंत्र पूर्वक बिना डर के, बिना भेदभाव के अपने निर्णय सुना सके। ठीक है, देखो तो हम देखेंगे आंसर जैसे कि मैंने लिख दिया है, तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको, आसान भाषा में है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है हमारा कि भाई सरकार के 2 अन्य जो अंग है ना, विधायिका और कार्यपालिका, यही है, और तीसरा न्यायपालिका है। तो भाई सरकार के 2 अन्य अंग विधायिका कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या रखा गया, स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, और किसी तरह की ये बाधा ना आए इसीलिए। समझ में आया? देखो मैंने बताया था पहले बार में कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे को कंट्रोल करती है, लेकिन न्यायपालिका अपने आप में खुद में स्वतंत्र है। संविधान में इसमें स्वतंत्र रखा है ताकि बिना डर के, बिना भेदभाव के, बिना कोई प्रेशर के काम कर सके। समझ में आया? दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि भैया न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके, मतलब उस पर ना विधायिका का प्रेशर हो ना कार्यपालिका का। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार के अन्य अंग यानी न्यायपालिका जो है कि निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे। कौन? विधायिका और कार्यपालिका। समझ में आया? इसलिए इसको स्वतंत्र रखा गया है। कितना आसान है। नेक्स्ट है जज, मतलब जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो स्वतंत्रता पूर्वक और बिना भय के अपना काम कर सके आसानी से। संविधान में इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान यानी कुछ सुविधाएं जज को दिया गया है। ठीक है, ताकि जज बिना डर के, बिना घबराहट के, ठीक है, वो अपनी निर्णय दे सके लोगों को। तो देखो क्या दिया गया जज को कि भाई जीवन की, उनके जज को ना जीवन की सुरक्षा दी गई है। अब जीवन की सुरक्षा क्या मिली है भैया? बॉडीगार्ड मिला है उसको, सिक्योरिटी मिला है। समझ में आया? पहला। दूसरा
तो मतलब डर ही नहीं है। दूसरा क्या है, पद की सुरक्षा, भैया न्यायाधीश को आसानी से नहीं हटा सकते, समझ में आया। तो अब न्याय जो देगा वो सबको एक जैसा देगा ना, इसी वजह से आसानी से नहीं हटा सकते इसको। अगला है घर और जो बिल, इसको फ्री घर मिलता है वो तो पता ही है, बिल, टेलीफोन बिल, गाड़ी वाड़ी ये सब तो मिलता ही है। बिल हो गया, ये सब भत्ते हैं, मतलब सुविधाएं भत्ते हैं, भत्ते मतलब यही सब सुविधाएं जो दी जाती फ्री में, ये सब शामिल है। तो भैया आप बताओ, अब ये बिना डर के बिना भेदभाव के काम करेगा नहीं करेगा, फ्री होके, समझ में आया। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कर लो फिर इसको। मैं नहीं मानता। गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से चली आ रही परंपरा को 2 बार कब तोड़ा गया तथा किस न्यायाधीश को पीछे छोड़ते हुए किसे न्यायाधीश नियुक्त किया गया। समझना दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में न्यायाधीश की नियुक्ति, ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन है भाई भारत में मुख्य न्यायाधीश, समझना ध्यान से समझना, भारत में मुख्य न्यायाधीश मतलब जज की नियुक्ति के मामले में वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? 2 बार तोड़ा गया। और कहता है किस न्यायाधीश को पीछे छोड़ते हुए, मतलब सीनियर न्यायाधीश को पीछे छोड़कर जूनियर न्यायाधीश को बनाया गया, ये तोड़ी गई परंपरा। तो देखो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना दोस्तों। क्वेश्चन में ये कह रहा था, देखो क्वेश्चन के समझ में आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीनियर हुआ क्या, देखो जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जजों की जो संख्या है ना 33+1 होती है। कितनी होती है? 33+1, टोटल होती है 34। 33 होते हैं अन्य और 1 होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो जब इस मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट खाली हो जाती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो 1 है, ठीक है। तो जब इसकी पोस्ट खाली हो जाती है तब इन 33 में जो सीनियर है, सबको नहीं, इन सीनियर में से 4-5 में से होते हैं सीनियर, इन सीनियर में से किसी एक को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। समझ में आया दोस्तों। तो हुआ कि इस परंपरा को तोड़ा गया, मतलब सीनियर को पीछे छोड़कर जूनियर न्यायाधीश को बनाया गया। समझ में आया, ये परंपरा तोड़ दी गई। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया, देखो क्या है, किसे बनाया गया। तो देखो पहला 1973 में इसको तोड़ा गया। 1973 में उस टाइम पर राज कर रही थी इंदिरा गांधी। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ मतलब सीनियर, 3 न्यायाधीशों को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति A.N. रे, ठीक है, या न्यायमूर्ति बोलते हैं या न्यायाधीश बोलते हैं, एक ही बात है। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को पीछे छोड़ दिया और एक जो जूनियर था A.N. रे, उसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। देखो समझ में आया, सिस्टम ने क्या करा, लॉ को तोड़ा, परंपरा को तोड़ा। दूसरा तोड़ा 1975 में, न्यायमूर्ति H.R. खन्ना, ये थे सीनियर, इसको पीछे छोड़ते हुए M.H. बेग, ये तो जूनियर, इसको नियुक्त किया गया। समझ में आया, क्लियर है, बस खत्म। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भाई न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो न्यायाधीश को कैसे उसके पद से हटाया जाता है, उसके पोस्ट से। या अथवा में क्वेश्चन आता है घुमा के, भाई महाभियोग प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, महाभियोग है क्या। तो देखो महाभियोग एक प्रक्रिया है, ठीक है। देखो महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया ना दोस्तों, पहले समझा दें तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, इनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, प्रोसेस, उसे बोलते हैं महाभियोग। समझ में आया, 2 नंबर का पूछता है। तो किसी का भी पूछा भैया राष्ट्रपति को कैसे हटाइए है, या न्यायाधीश हो, प्रधानमंत्री हो, समझ में आया। देखो महाभियोग प्रक्रिया, यहाँ न्यायाधीश का पूछा तो सिर्फ न्यायाधीश की बात करेंगे। भाई न्यायाधीश को हटाने के लिए एक महाभियोग प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है, ठीक है। जो यदि अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाए, 2/3 बहुमत मैंने पढ़ाया था ना इससे पहले चैप्टर में, 2/3 बहुमत मतलब संसद का कुल संसद का साधारण बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले का आधे से अधिक, 2/3 बहुमत से यदि पास हो जाए तब न्यायाधीश को उसके पद से हटना ही पड़ता है। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। आप देखो अब ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और पुटअप करता है कि भैया इससे पहले क्या कभी किसी न्यायाधीश के खिलाफ, है ना, मैं लिख के समझा देता हूँ। देखो
गाइस तो देखो, अब जो मैं बता रहा था, ठीक है, इससे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई महाभियोग प्रक्रिया बताया था ना। महाभियोग प्रक्रिया है क्या, किस किस को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो अब 2 नंबर का आगे ये क्वेश्चन देता है कि भाई भारत में पहली बार महाभियोग प्रक्रिया कब और किसके खिलाफ चलाई गई, जो असफल हो गया, मतलब फेल हो गया, ठीक है, और इस पे आरोप क्या थे, ठीक। अब देखो भारत में जो पहली बार है ना, वर्ष 1991 में महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई। कब चलाई गई? 1991 में। उसका नाम था जज का रामास्वामी। क्या नाम था दोस्तों? रामास्वामी। इसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई, जो क्या हो गया? फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है, मतलब 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाए, इसीलिए असफल हो गया। अब इस पर आरोप था कि भाई पंजाब के उच्च न्यायालय के रूप में, पंजाब में जो उच्च न्यायालय है ना, चंडीगढ़ में, पंजाब का चंडीगढ़ ही है, पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में धन की अनियमितता की है। क्या किया? धन की अनियमितता। अब अनियमितता का मतलब होता है अधिक खर्च किए। समझ में आया? क्लियर है? बस खत्म। कितना आसान है, समझ में आ गया? तो दोस्तों ये हमारा खत्म होता है पार्ट 1। अब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसको जरूर छाप लेना, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर आपको कुछ देखना पड़ना नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। समझ में आया? जो भी आएगा, जैसा भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मैं सारा करवाते चलूँगा, आप टेंशन मत लीजिए उस बात की, ठीक है, ये गारंटेड है, ठीक है। ये पार्ट 1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाकी चैनल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और पार्ट 2 के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।